Hello students, welcome once again Netizen Foundation Academy. I am Yogesh Agarwal. लास्ट टाइम हमने फोर्स एंड प्रेशर ये चैप्टर शुरू किया था, उसी को हम आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसके आगे की बात हम अभी शुरुआत करते हैं। देखिए, फिजिक्स, फोर्स एंड प्रेशर। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, राइट। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैसे थे? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस वो कैसे थे? देखिए, बैलेंस कैसा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम सिर्फ एक साइड से फोर्स लगाएं या दोनों भी लगाएं, तो इधर से F1 लगा रहे, इधर से F2 लगा रहे, और F1 इज ग्रेटर देन F2, ऐसा कुछ है, तो ये फोर्सेस कैसे कहलाएंगे? अनबैलेंस्ड, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इधर जाने लगेगा। देखो ना, F1 ज्यादा है, F1 इज मोर देन F2, तो ये उधर सरका देगा इस ऑब्जेक्ट को, देन इट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड, राइट। और अगर कुछ ऐसा हो गया कि ये फोर्सेस कुछ इक्वल है, F1 F2 दोनों तरफ से लगा रहे, एंड F1 इज इक्वल टू F2, तो ये फोर्सेस कैसे हो गए? बैलेंस्ड फोर्सेस। यहाँ पे ये भी याद रखना पड़ेगा कि दोनों की डायरेक्शन भी अपोजिट है एक दूसरे के। ऐसा नहीं हो सकता कि F1 इधर लगाया, ऐसा नहीं हो। देखिए यहाँ पे देखो, ये F1 है और ये F2 है, यहाँ पे भी F1 इक्वल टू F2 है, बट नॉट बैलेंस्ड। ये दे आर नॉट बैलेंस्ड, बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि उनकी डायरेक्शन अपोजिट नहीं है। तो बैलेंस फोर्सेस कैसे होने चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, तो फिर वो बैलेंस फोर्स कहलाएंगे। ये इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, इक्वल है लेकिन अपोजिट नहीं है, इसके लिए नॉट बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड कह सकते हैं। तो ये हमने पिछली बार पढ़ लिया था। इसी में हमने ना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। क्या है वो मॉडिफिकेशन? देखिए, देखिए, नंबर वन, देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट है, ये किसी जगह पर रखा हुआ है, यहाँ पे हम एक F1 फोर्स लगा रहे हैं और एक F2 फोर्स लगा रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो क्या होगा इन फोर्सेस का? तो नेट फोर्स क्या निकलेगा? इफ वी आर अप्लाइंग टू और मोर फोर्सेस in the same direction, then net force on the object will be sum of these forces। तो हम ये क्या निकाल रहे हैं? नेट फोर्स। हम निकाल रहे हैं नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कितना हो गया इसका मतलब? नेट फोर्स F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, अगर सेम डायरेक्शन में है तो। दूसरी बात क्या कह सकते हैं? अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा? एक इधर से लगाया F1 और इधर से लगाया F2, ये ऑब्जेक्ट है, ये किसी सरफेस पर रखा हुआ है, और हमने ऐसा लगाया जिसमें कि F1 इज ग्रेटर देन F2 है, तो नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स F विल बी इक्वल टू F1 माइनस F2, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ F विल बी द डायरेक्शन ऑफ बिगर फोर्स, डायरेक्शन ऑफ बिगर फोर्स,
जो बड़े फोर्स की डायरेक्शन है वो इसकी डायरेक्शन होगी। तो मतलब यहाँ पे बताया गया है इसमें से कौन सा बड़ा फोर्स है, F1 या F2। F1 इज द बिगर फोर्स, तो फिर नेट फोर्स जो आया उसकी डायरेक्शन F1 की डायरेक्शन की जैसी होगी, राइट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इफ टू और मोर फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, then net force will be the difference of these forces। द डिफरेंस ऑफ दीज फोर्सेज, इसमें कैसा था, सेम डायरेक्शन में लगा रहे थे तो क्या आया था, सम ऑफ दीज फोर्सेज। इसमें क्या आ गया, डिफरेंस ऑफ दीज फोर्सेज। ऑब्वियसली यहाँ पे एक और बात है, इफ टू और मोर फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, विच आर नॉट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, जो इक्वल नहीं है और अपोजिट डायरेक्शन में है, ये भी कह सकते हैं, राइट। तीसरी सिचुएशन और देख लेते हैं। थर्ड सिचुएशन क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उस पर हमने F1 फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में F2 फोर्स लगाया, और दिया हुआ क्या है, F1 इज इक्वल टू F2, अपोजिट डायरेक्शन है और इक्वल है एक दूसरे के। तो फिर नेट फोर्स क्या होगा, तो इधर का फोर्स और इधर का फोर्स दोनों एक दूसरे का अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल कर देने की वजह से हम कह सकते हैं नेट फोर्स इज जीरो। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इफ टू फोर्सेस which are equal and opposite are applied on an object, then net force will be zero। net force F is equal to F1 minus F2, और दोनों इक्वल है, हेंस जीरो। क्योंकि F1 इक्वल टू F2 है तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो ये टोटल बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में ही था। नेट फोर्स उसी की तरह से निकल रहा है, और इसके ऊपर और भी हमें स्टडी करनी है। तो पहले हम इसके साथ साथ ना थोड़ा सा इसके फोर्स की प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ लेंगे, फिर इसके आगे बढ़ेंगे, और हमें फोर्स के दूसरे टाइप भी पढ़ने हैं पहले, राइट। तो पहले इसके और टाइप को देख लेते हैं, टाइप ऑफ फोर्सेस। हमने बैलेंस और अनबैलेंस जो फोर्स पढ़े थे वो भी टाइप ऑफ फोर्स थे। देखिए, टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेस एप्लीकेशन कहिए, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। ये हो गए दो, नंबर वन बैलेंस्ड फोर्सेस, और नंबर टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ये हमने पढ़ा। अभी हम दूसरा भी पढ़ना चाहते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के टाइप के हिसाब से उनके फोर्स के टाइप कितने प्रकार के हो सकते हैं वो हमें अभी देखना है। तो देखिए, अब
एक बात यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि ये ऑब्जेक्ट को मान लो हमें कोई फोर्स लगाना है, इस ऑब्जेक्ट को हमें कोई फोर्स लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसको हमने टच करना पड़ेगा। ये देखो, हमें टच करके उसको सरकाना पड़ेगा। दूसरा क्या करना पड़ा हमको कभी, एक ये फोर्स है, ये सॉरी ऑब्जेक्ट है, और ये आयरन का ऑब्जेक्ट है, आयरन मेड ऑफ आयरन स्टील। तो हमने यहाँ पे एक मैग्नेट लेके आ गए बड़ा, नॉर्थ और साउथ पोल, ये मैग्नेट है। तो क्या होगा, मैग्नेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपने देखा, हमने उस ऑब्जेक्ट को टच किया, कांटेक्ट किया, और फिर उसको पुश किया। लेकिन यहाँ देखो, मैग्नेट ने उसको टच नहीं किया, दूर से ही उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो ये वाला जो फोर्स है वो कैसा कहलाएगा, कांटेक्ट फोर्स। क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट, जो लगाने वाला है और जिसपे फोर्स लगने वाला है, वो दोनों एक दूसरे से टच कर रहे हैं। और ये फोर्स कैसा कहलाएगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्यों, इसने आपस में एक दूसरे को टच तो नहीं किया, दूर से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, दूर से अपनी तरफ पुल कर लिया। तो एक फोर्स दूर से ही लगा लिया बगैर टच किए हुए, हैंस इट इज कॉल्ड एज नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो फिर हम टाइप ऑफ फोर्सेस को क्या करते हैं, टोटल जितने भी फोर्सेस हैं इस दुनिया में, उन सबको ना दो भागों में बांट लेते हैं। एक कांटेक्ट फोर्सेस, जिनको आपस में वो एक दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करते हैं फिर फोर्स लगाते हैं, और दूसरे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, जिसमें बगैर टच किए हुए फोर्स लगा सकते हैं। अब आप एक और एग्जांपल दें तो देखो कि अगर हम कोई बॉल ऊपर फेंकें, बॉल फेंक दिया हमने ऊपर, या फिर बॉल हमने किसी अपने टेरिस पे जाके बॉल को नीचे छोड़ दिया, सिर्फ रिलीज कर दिया बॉल को, तो बॉल नीचे आता है, उसको कौन अपनी तरफ खींच रहा है, अर्थ। अर्थ उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। तो ये जो फोर्स है, अर्थ ने बॉल को टच तो नहीं किया, बगैर टच किए हुए फोर्स लगा रहे हैं ना। तो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो ये हम इनके अंदर में और भी कई टाइप के फोर्सेस मिलेंगे हमको, कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी कई टाइप के होते हैं, इसी तरीके से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी कई टाइप के होते हैं, उनकी भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, टाइप ऑफ फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं, लिखेंगे forces can be classified into two types. Number one, contact force, contact forces, or number two, non-contact forces. तो हेडिंग नंबर वन डाल लीजिए, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और एक ऐसा फिगर बना लीजिए कॉन्टैक्ट फोर्सेस का, ये फिगर बना लीजिए कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का बाद में फिगर बना लीजिए, राइट। तो कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से हो गए, इफ एन ऑब्जेक्ट applies a force, if an object applies a force on other object which is in contact, other object which is in contact, comma, then this force is called as
contact force, then this force is called as contact force. मतलब क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है विच इज इन कांटेक्ट, वो जो कि उसके कांटेक्ट में है, उसके टच में है, तो यहाँ देखो ये मैन है कोई, ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है लेकिन टच कर रहा है, देन इट इज ए कांटेक्ट फोर्स, राइट. Contact force may be of few types, may be of following types. कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए ए बी सी कर देंगे यहाँ. ए, हम जब कोई ऑब्जेक्ट को अब देखिए हम बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं या फिर कहीं ट्रेवलिंग को जाते हैं तो अपना बैग ले जाते हैं, तो बैग उठाया और लेके चले. तो हमने उठाया कैसे, उसको पकड़ा, टच कर दिया तो कांटेक्ट फोर्स हो गया. लेकिन हमने उसको उठाया तो किसने उस बैग के ऊपर फोर्स किसने लगाया, हमने लगाया. लेकिन हम किससे बने हैं, हमारे पास क्या है जो हम उसको उठा पाते हैं, हमारे मसल्स. मसल्स फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर उठाने के लिए. अब देखिए ना, अब जिसके मसल्स अच्छे हैं, यंग है, जिनमें थोड़ा पावर है, वो मसल्स ज़्यादा फोर्स उठा सकते हैं. अब घर में बहुत सारे बुजुर्ग लोग होते हैं, ओल्ड पर्सन होते हैं, वो उनके मसल्स वीक हो जाते हैं तो वो ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकते. उनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ज़्यादा कोई भारी कोई वजन उठा लें, वो कोई ऑब्जेक्ट उठा लें, कोई बैग, बड़ा भारी सा बैग उठा के लेके जा रहे हैं कोई बुजुर्ग. ऐसा देखा है क्या कभी आपने, ओल्ड पर्सन बड़े भारी ऑब्जेक्ट्स को नहीं उठा पाते. तो ये वही बात हो गई. तो ये जो पहला कॉन्टैक्ट फोर्स हम कौन सा कह सकते हैं, ये हम ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए किस फोर्स का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मस्कुलर फोर्स, राइट. मस्कुलर फोर्स. बी देखते हैं, इनके हम सबकी डेफिनेशन भी लिखेंगे हालांकि, ठीक है, साथ साथ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है. मस्कुलर फोर्स, द फोर्स which is applied by using which is applied by using muscles, the force which is applied by using muscles is called muscular force, is called muscular force. एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं इसके, lifting a bag by a person, lifting a bag by a person, ये एग्जाम्पल हो गया मस्कुलर फोर्स का. देखिए आप स्टूडेंट्स, आप भी तो स्कूल जाते हो, तो अपने बैग को उठा के अपने कंधे पर, शोल्डर पे आप उसको हैंग करते हो और फिर चलते जाते हो, तो आपका कौन सा पावर उसमें काम कर रहा है, कौन सा फोर्स आप लगा रहे हो बैग के ऊपर, दैट इज मस्कुलर फोर्स. आप इवन ग्लास भी उठा के पानी भी पीते हो, सपोज ग्लास उठाया, सपोज एक ग्लास है, उठाया पानी पी रहे हो, तो ग्लास उठाने के लिए भी आपको मसल्स का यूज करना पड़ता है, वो भी मस्कुलर फोर्स ही है, राइट. किसी भी चीज को लिफ्ट करने के लिए हमने कोई फोर्स लगाया, तो हमारे पास तो पूरे शरीर में कुछ और नहीं है मस्कुलर फोर्स के अलावा, तो दैट इज मस्कुलर फोर्स. हम अब देखो ना, हमारे शरीर में आपने देखा होगा बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, उन ब्लड वेसल्स में ब्लड सर्कुलेट करता रहता है. तो ब्लड सर्कुलेट कैसे करेगा, उसको सर्कुलेट करने के लिए ब्लड के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है, हार्ट लगा रहा है. हार्ट, हार्ट क्या करता है, हार्ट पंप करता है ब्लड को. हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है. कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स जिसको हम हार्ट बीट कहते हैं, वो क्या है, हार्ट बीट है हमारा हृदय जो धड़कता है, वो क्या है, मतलब धड़कना मतलब क्या है, वो कॉन्ट्रैक्शन करता है और रिलैक्सेशन करता है, जिसकी वजह से फोर्स एक क्रिएट होता है. वो फोर्स ब्लड को, डिफरेंट ब्लड वेसल्स जो हमारे शरीर में है, आर्टरीज और वेन्स, उनके थ्रू, उनके अंदर ब्लड को ऊपर फोर्स लगाता है तो ब्लड फ्लो करता है. तो फिर ये फोर्स भी मस्कुलर होगा ना, क्योंकि हार्ट जो है ना वो मसल्स से ही तो बना है, राइट. हम इवन चलने के लिए वॉकिंग करते हैं अपन रोड पे, तो भी हमारे पैर के मसल्स काम करते हैं, नहीं तो हम चल नहीं पाएंगे. देखो बहुत से बुजुर्ग लोग थोड़ी ना जल्दी जल्दी चल चल पाते हैं, क्योंकि उनके पैरों के जो मसल्स हैं वो वीक हो गए हैं,
इसलिए वो स्लो चल पाते हैं, स्लो, राइट। तो ये सब चीजों को हम मस्कुलर फोर्सेस से जोड़ते हैं, तो आप ह्यूमन बॉडी को एक बड़ा एग्जाम्पल मान सकते हो मस्कुलर फोर्स के लिए, राइट। दूसरा टाइप का जो कॉन्टेक्ट फोर्स है वो क्या है, देखते हैं, नंबर बी, दैट इज मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स, अब मैकेनिकल का मतलब समझ गए होंगे, मशीन से है। अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मशीन के द्वारा लगाया जा रहा है, द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय ए मशीन ऑन एनी ऑब्जेक्ट, देन इट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल फोर्स। आप शहर में बहुत जगह देखते होंगे, कहीं खोद काम चल रहा है तो बड़ी जेसीबी मशीन होती है, वो फोर्स लगाती है तो खड्डा खोदती है वो, या फिर कहीं से कोई बड़ा मटेरियल उठाने के लिए क्रेन का यूज किया जाता है, तो क्रेन भी क्या है, उससे किसी ऑब्जेक्ट को बांध देते हैं तो क्रेन उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको उठा ले जाती है, मशीन है, क्रेन एक मशीन है। इसी तरीके से जेसीबी मशीन है, तो वो मैकेनिकल काम करते हैं जितने भी चीजें हैं, राइट। तो फोर्स इज द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय ए मशीन, द फोर्स which is applied by a machine on any object, on an object is called as mechanical force। और इसके एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं वो हम देख लेंगे अभी। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जेसीबी मशीन is used to apply mechanical force on या for digging the earth, digging the earth, अर्थ को खोदने के लिए हम जेसीबी मशीन का यूज करते हैं। क्रेन्स are used to lift heavy loads, तो ये क्रेन है, जो जेसीबी मशीन है, जो ये कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दे आर अप्लाइंग मैकेनिकल फोर्स। और इसके लिए भी ऑब्जेक्ट को टच तो करना ही पड़ता है, इसके लिए ये कॉन्टेक्ट फोर्सेस के अंडर में आता है। थर्ड कॉन्टेक्ट फोर्स जिसका है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, अब इसके बारे में तो आप समझते ही होंगे फ्रिक्शन के बारे में, फिर भी आप देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया गया, फिर उसके ऊपर रगड़ के अगर वो दोनों के अंदर मोशन हो रहा है, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर स्लाइड करे, कैसे भी चले, या दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर टच करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में चले, तो इन दोनों के बीच में, दोनों के सरफेस के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं अपन, फ्रिक्शनल फोर्स। मैं डस्टर से अक्सर मिटा देता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, डस्टर एक ऑब्जेक्ट है, ये बोर्ड दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो मैं क्या करूंगा, ये देखो मेरे को ये, इसको अगर रब करना है तो मैं डस्टर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट बोर्ड के ऊपर फ्रिक्शन करूंगा, तो वो उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, तो यानी जो कुछ मैं रब करता हूं बोर्ड के ऊपर वो फ्रिक्शन की वजह से है। हम लिखते हैं बोर्ड पे तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से है। देखो ना, ये एक ऑब्जेक्ट है और एक ये बोर्ड दूसरा ऑब्जेक्ट है, मैंने इसके ऊपर टच किया और फिर स्लाइड किया, इसके ऊपर रगड़ के मैं आगे चल रहा हूँ, तो फिर अपने आप से ही नोट डाउन हो रहा है ना कुछ, तो हम लिखते ही हैं फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो फिर तो हमें बड़ी तकलीफ आ जाती, क्योंकि अगर मैं लिखता भी, फ्रिक्शन होता ही नहीं, तो मैं फिसल जाता ना, फटाक से जाके फिसल जाता, और फिसलने की वजह से कुछ लिख थोड़ी पाता बोर्ड पे। तो जो कुछ लिख पा रहा हूं, आप भी कॉपी पर अपने पेन से लिखते हो, तो फ्रिक्शन फोर्स ही तो है।
हाँ, दूसरा एग्जांपल और भी है। जब हम रोड पे चलते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से हमारे शूज रोड के ऊपर फ्रिक्शन की वजह से आराम से उसको पकड़ के चलते रहते हैं। हम पीछे धकेलते हैं अर्थ को, हम आगे बढ़ जाते हैं। हम पीछे धकेलते हैं ऐसे ऐसे पैर से अर्थ को, और अर्थ हमें आगे धकेलती है। तो इस वजह से हम वॉक कर पाते हैं। अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं होता तो फिर हम फिसल जाते ना। जैसे ही हम चलते, फ्रिक्शन होता ही नहीं, तो हमारा पैर फिसल जाता और हम गिर जाते। तो फ्रिक्शन फोर्स इज दैट फोर्स, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट is rubbed over other object, then a force acts between them, which is called as frictional force. Which is called as frictional force. When an object is rubbed over other object, then a force acts between them, which is called as frictional force. Example क्या है? When we walk, friction works, frictional force works between our shoes and earth. शूज एंड अर्थ, हमारे शूज और अर्थ के बीच में फ्रिक्शन वर्क करता है। ये तो एक बात हो गई। वी राइट ऑन बोर्ड और नोटबुक, देन फ्रिक्शन वर्क्स बिटवीन पेन एंड पेपर। पेन एंड बोर्ड कहिए या पेपर कहिए, पेन एंड पेपर। फ्रिक्शन वर्क्स, फ्रिक्शनल फोर्स वर्क्स, राइट। तो ये सभी एग्जाम्पल और टाइप, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सारे के सारे एक ही हैं, जिनका नाम है कांटेक्ट फोर्स। ये सब के सब क्या हो गए? कांटेक्ट फोर्सेस, ये सब। अब दूसरी कैटेगरी फोर्सेस की कौन सी है? नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट में क्या हो रहा था? दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टच कर रहे थे, दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, देन द फोर्स वर्क्स, विच इज कॉल्ड एज कांटेक्ट फोर्स। एंड नाउ नंबर टू कैटेगरी है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की। तो ये हेडिंग नंबर 2 डाली है। ये एक फोर्स था कांटेक्ट, उसके ये 3 टाइप हो गए, और अभी दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स है, उसके टाइप पढ़ेंगे आप। पूरा कुछ नोट किया है आपने? और नहीं किया हो तो वीडियो को पॉज करके रिवर्स करो बेशक, अगर आपको आगे निकल गए हम तो। टाइप नंबर 2 इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ए दूसरे किसी ऑब्जेक्ट बी के ऊपर फोर्स लगाता है, अगर अभी भी वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है या इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, जबकि दोनों कांटेक्ट में नहीं है, तो इस फोर्स को कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। व्हेन एन ऑब्जेक्ट exerts a force, when an object exerts a force on other object which is not in contact, then
this force is called as non-contact force. और आपने ये फोर्स का एक्सपीरियंस आपकी क्लास में भी किया होगा कई बार। देखिए आप लोग जब क्लासरूम में बैठते हैं तो कई बार आप कुछ मिस्टेक कर देते हैं या फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर कंसंट्रेट नहीं करते हैं पढ़ाई की तरफ, तो कई बार टीचर ने आपको उठाया होगा ना, यू स्टैंड अप, तो आप स्टैंड अप हो जाते हो, खड़े हो जाते हो, तो टीचर ने आपको टच तो नहीं किया, सिर्फ इशारा किया और आप खड़े हो गए। इसका मतलब टीचर ने जो आपके ऊपर फोर्स लगाया दैट इज कॉल्ड एज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। विदाउट कॉन्टेक्टिंग, यू स्टैंड अप और आप खड़े हो गए, तो फिर समझ लो ना फोर्स कौन सा था, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो इसी टाइप के फोर्स ये होते हैं। ये भी कई टाइप के होते हैं, इसलिए हम उनके टाइप्स भी पढ़ेंगे। नॉन कॉन्टैक्ट forces non-contact forces are also of few types। कौन कौन से वो टाइप्स हैं? नंबर वन, उसमें पहला टाइप हम पढ़ेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। और आप समझ ही गए होंगे मैग्नेट का यहाँ पे यूज किया जाएगा। अगर आप कभी एक मैग्नेट को लें, ये SN, तो यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए? ये देखो, एक दूसरा मैग्नेट होगा तो भी इसके ऊपर फोर्स लग जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कोई आयरन रखा हुआ है, सिर्फ आयरन, तो भी ये अट्रैक्ट कर लेगा। इसी तरीके के और भी कई चीजें होती हैं, निकेल का नाम सुना होगा, कोबाल्ट का नाम सुना होगा आपने। तो ये सब क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मैग्नेट है तो वो दूसरे मैग्नेट पर या फिर दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर सकता है, दूर से ही उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। और इस फोर्स को, जो मैग्नेट जिसमें इन्वॉल्व है, इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स। राइट? तो हम क्या कह सकते हैं? ए फोर्स applied by a magnet a force applied by a magnet on other magnet or magnetic material, then it is called as magnetic force। It is called as magnetic force। तो इसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ए फोर्स अप्लाइड बाय ए मैग्नेट ऑन अदर मैग्नेट, फोर्स अप्लाइड बाय ए मैग्नेट ऑन अदर मैग्नेट, जैसा ये सामने दिख रहा है, और मैग्नेटिक मटेरियल जैसे ये सामने दिख रहे हैं, ये इन सब के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। और ये, इसके लिए कांटेक्ट करना जरूरी नहीं है, उनका कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है, हेंस इट इज कॉल्ड एज नॉन कांटेक्ट फोर्स। राइट? और ऐसा डायग्राम बना सकते हैं आप एग्जांपल के लिए। राइट? इसका रूटीन लाइफ में अपने पास क्या एग्जांपल्स हैं इसके? तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक क्रेन्स का यूज किया जाता है। मैग्नेटिक क्रेन्स जो बड़े बड़े लोड्स को उठाने के लिए मैग्नेटिक क्रेन्स का यूज किया जाता है। आपने फ्रिज में देखा होगा, फ्रिज का जो डोर है, फ्रिज का डोर भी हम बंद करते हैं तो एक ऐसी कंडीशन आती है, दूर से वो अपने आप बंद हो जाता है, तो उसको, उसके अंदर भी मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी हुई है, मैग्नेटिक स्ट्रिप इन द डोर ऑफ फ्रिज। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, तो वहां पे मैग्नेट का यूज होता है। आप खेलने के लिए तो कई बार इसका यूज करते ही हो वैसे भी। नंबर टू देखते हैं इसमें, ये नंबर वन हो गया नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस में, एंड नंबर टू इज ग्रेविटेशनल फोर्स।
नंबर 2 इज ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए अब तक आप ये वैसे तो पढ़ते आए हो, क्लास 6 और 7 में भी पढ़ा होगा कि when earth applies a force on every object on the surface, हम आज अर्थ पे क्यों रुके हैं, क्यों इसके ऊपर हम स्टिल हैं? बिकॉज अर्थ हमको अपनी तरफ एक फोर्स से खींच रही है। हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक भी दें तो भी वो ऑब्जेक्ट नीचे ही आ जाता है, बिकॉज नीचे आने की वजह क्या है, अर्थ उस हर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अर्थ के सरफेस पर आपको दिख रहा है सबके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो आप में से कुछ जो शरारती बच्चे हैं ऐसे प्रश्न हमसे करते हैं क्लासेस में कि सर एरोप्लेन फिर कैसे उड़ता है, राइट? तो एरोप्लेन के ऊपर भी अर्थ फोर्स लगाता है, लेकिन एरोप्लेन के पास उसका इंजन होता है, एक बड़ा सा फैन होता है जो मूव करता है, वो उसके अपोजिट इतना फोर्स अप्लाई करता है जिससे कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स से फ्री हो जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जितना पुल कर रहा है उतना ही फोर्स एरोप्लेन ऊपर की तरफ लगाता है, जिसकी वजह से दोनों फोर्स एक दूसरे से न्यूट्रलाइज हो जाते और आराम से जो एरोप्लेन है वो चारों तरफ घूम सकता है। फिर ऐसे ही बर्ड्स हैं, बर्ड्स भी तो फ्लाई कर सकते हैं, बल्कि वो ही फ्लाई करते हैं, हम तो फ्लाई नहीं कर सकते। तो बर्ड्स जब फ्लाई करते हैं तो उनको भी फोर्स क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि अर्थ उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन बर्ड्स अपने विंग्स के मदद से, हेल्प से उसको फड़फड़ करके उस फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगाते हैं जो उसके इक्वल और अपोजिट होता है, तो बर्ड्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स से फ्री हो जाते हैं। तो आपने ये तो पढ़ाई था अब तक कि जो फोर्स अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अब हम एट्थ में आ गए हैं तो थोड़ा सा इसको ना, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इस डेफिनेशन को। तो वो समझो कि जैसे अब ये दो मार्कर ही रखे हो, तो ये मार्कर भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। बेशक ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो दिख रहा नहीं है, क्योंकि ये फोर्स बड़ा वीक फोर्स होता है, लेकिन फोर्स तो लगा रहे हैं। तो कौन से भी एक मैटर के ऊपर जिसमें कोई मास है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कुछ ना कुछ मास है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके अंदर भी मास है एक फोर्स लगा सकता है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि एक मैटर पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट which has some mass can exert a force on another mass, and this force is called as gravitational force। और हम सिर्फ वैसे अब तक हम अर्थ के बारे में क्यों पढ़ते थे कि अर्थ खुद ही एक इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इतना बड़ा साइज होने की वजह से इसके द्वारा लगाया हुआ फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, तो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है ये, राइट? तो देखते हैं एक ज्यादा जनरल जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है। द फोर्स which is applied by which is applied by earth on every object is called as gravitational force, is called as gravitational force। एक तो ये हो गई जिसको फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ, और अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट है। और दूसरा और हम क्या कह सकते हैं, और द फोर्स बिटवीन एनी टू मासेस, बिटवीन एनी टू मासेस। मासेस में क्यों कह रहा हूं कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कुछ ना कुछ मास हो। द फोर्स बिटवीन एनी टू मासेस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए है, ये एक ऑब्जेक्ट बी है, ये इसकी तरफ और ये इसकी तरफ फोर्स लगा रहे हैं। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? इवन मैं यहाँ पे हूँ, आप घर पे हो, तो भी मेरे और आपके बीच में एक फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा नहीं है कि बीच में कोई दीवार आ गई तो फोर्स काम नहीं करेगा। बीच में इसके कुछ भी हो, पानी भरा हो, न भरा हो, एयर हो, ना हो, ना हो मतलब एयर भी नहीं हो तो फिर क्या होगा, वैक्यूम, तो भी उनके बीच में फोर्स है। इसीलिए तो अर्थ और मून के बीच में एक गैप है बहुत बड़ा, और उस गैप के अंदर बहुत से जी स्थान पर तो
एयर भी नहीं है, तो उस जगह पर वैक्यूम है, फिर भी दोनों के बीच में फोर्स लगता है। तो मून अर्थ के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही रिवॉल्व कर रहा है। इसी तरीके से अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही रिवॉल्व कर रहे हैं। तो कांटेक्ट होता भी नहीं है, और अगर टच कर रहे हैं तो हो भी सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता ही रहेगा। लेकिन ज्यादातर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स को हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में ही पढ़ते हैं, बिकॉज ये 95% केसेस में ये नॉन कांटेक्ट फोर्स की तरह ही काम करता है, राइट। और इसके एग्जांपल लिख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के। एग्जांपल, मून revolves around the earth, or what you can say, earth revolves around the sun। ये दोनों भी किसकी वजह से हो रहे हैं? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और बाकी फिर कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ, कोई ऑब्जेक्ट रखा है वहां, तो उनके बीच में बेशक हमें कुछ महसूस ना हो, फोर्स तो है, और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। And third type of force in this category of non-contact forces is number third type का जो force है, that is electrostatic force। दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हो। फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस और फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रिक चार्ज, या फोर्स अप्लाइड बाय कहेंगे, फोर्स अप्लाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज on other particles is called electrostatic force। अच्छा स्टूडेंट, एक बात जो मुझे लिखनी चाहिए थी जरूर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, इट इज ए वेरी वेरी वीक फोर्स। सबसे ज्यादा दुनिया में, वर्ल्ड में, या इस यूनिवर्स में सबसे वीक फोर्स यही है, एक तरीके से देखा जाए तो। खैर बड़े होने के बाद 11 12 में आप और भी वीक फोर्स पढ़ोगे, लेकिन अप टिल दैट आप लिख सकते हो यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। वीकेस्ट फोर्स, सबसे कमजोर फोर्स है ये। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखिए, फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। टू इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या? अगर ये ए का प्लस चार्ज है, ये बी है जिसका कि माइनस चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। ऐसे ही एटम जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियस है, प्लस का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं देखो बाहर, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस और फोर्स अप्लाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अदर पार्टिकल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये फोर्स भी टच करे बगैर ही लग जाता है, यानी दो चार्जेस हैं, दूर दूर रखे हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स को एक वीकेस्ट फोर्स कहते हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। अगर कोई आपसे दो फोर्स पूछे कि एक वीकेस्ट फोर्स बताओ और एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बताओ, तो आप वीकेस्ट में ग्रेविटेशनल बता देना और स्ट्रॉन्गेस्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक बता देना। दोनों ही नॉन कॉन्टेक्ट टाइप के हैं।
तो लिख दूंगा यहाँ पे, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। राइट। तो आप ये सभी इसके टाइप हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक, ये तीनों थे नॉन कांटेक्ट। और कांटेक्ट फोर्स में हमने देखा मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये सभी टाइप्स और ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए, और इसके बाद हम और दूसरे फोर्सेस की कुछ स्पेशल चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपने पिछले लेक्चर में पहले ही पढ़ लिया था फोर्स क्या होता है। फोर्स एक पुश और पुल का फिनोमेना है। कभी हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर पुल करें या पुश करें तो समझ लो उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई कर दिया। हमने इफेक्ट्स ऑफ फोर्स भी देख लिया था पिछली बार, कि फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको फोर्स लगा के हम उसको मूव करवा सकते हैं। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो फोर्स लगा के उसको रोक सकते हैं। कोई बॉल आ रही है अपने पास में या कोई ऑब्जेक्ट अपने पास आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन बदल सकते हैं फोर्स लगा के। हम किसी का शेप चेंज कर सकते हैं, उसको ऊपर से दबा दिया तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, या फिर हम उसकी साइज को चेंज कर सकते हैं। हम जैसे हमने फोर्स लगाया तो देखो ना, ये मार्कर की जो लेंथ थी कम कर दी हमने, इसका कैप हटा दिया फोर्स लगा के। तो ये सब हमने पिछली बार पढ़ा था। इसके अलावा फोर्स का जो फिनोमेना है देने वाले मिस्टर न्यूटन थे, वो भी हमने पिछली बार बताया था आपको। और ये भी बताया था कि इसका जो न्यूटन ने चूंकि इसको सबसे पहले बताया था, इसके लिए इसका यूनिट भी न्यूटन होता है। इसका एक यूनिट डायन भी होता है। उसका रिलेशन हमने पिछले लेक्चर में बताया है, अगर आपको याद ना हो तो पिछला लेक्चर भी ध्यान से देखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।